सम्मानीय इंटरव्यू बोर्ड को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। आपने 10th क्लास कहाँ से पास की थी? सर श्री पद्मावती जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। और ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर। और LLB? सर LLB यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड राजस्थान यूनिवर्सिटी। कौन से साल में LLB की? सर 2017 में। 2017 से 20 तक क्या किया, क्या कर रहे हो अभी? सर 2017 के बाद से ही मैं न्यायिक क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। एडवोकेट में एनरोलमेंट कराया हुआ है? यस सर। कब से कराया? सर 2017 में ही करवा लिया था। कभी कोर्ट गए 3 साल में, 4 साल में? 3 साल हो गए, 17, 18, 19, 20। जी सर नहीं। ये पद्मावती और पद्मिनी, रानी पद्मिनी एक है या अलग अलग है? सर अलग अलग है सर। सॉरी सर, एक ही है। अच्छा, एक कोरोना के क्या 2-3 कारण बताओ कोरोना फैलने के। सर ये कोरोना जो है एक संक्रमित बीमारी है जो कि मानव से मानव में फैलती है, लेकिन अभी ये बहुत बड़े एरिया में फैल रही है, इसलिए से एक पेंडेमिक का दर्जा दिया गया है। ये इसके क्या 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 लक्षण क्या क्या होते हैं कोरोना के, किसी के इन्फेक्टेड है या नहीं? ये डायरेक्ट फेफड़ों पर आक्रमण करता है, जिससे श्वसन नली जो है वो बंद हो जाती है और इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अच्छा, आप ये बताओ किसी कोरोना का बच्चों पे जो पढ़ने वाले हैं, उन पे क्या अच्छा असर पड़ा, क्या बुरा असर पड़ा? सर कोरोना का जो है शिक्षा पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है हमारे देश में, क्योंकि सर ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था सर हमारे यहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव है। इस कारण सर सभी जगह सर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो सर ये एक बच्चों पे बुरा प्रभाव क्या पड़ा, स्टूडेंट्स पे? सर बुरा प्रभाव ये पड़ा कि उनकी जो एक नियमित जो उनका रूटीन था, सुबह स्कूल जाना, उसके बाद नियमित पढ़ाई करना, सर वो सब बंद हो गया। तो सर अच्छा, जूनियर लॉ ऑफिसर का काम क्या क्या होता है? सर जूनियर लॉ ऑफिसर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, जो कार्यपालिका विभाग है सर, उनमें विधिक सलाह देने का कार्य करता है। अच्छा, 80 CPC का नोटिस का क्या ऑब्जेक्ट रहता है? सर 80 CPC का मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि सरकार को एक अवसर देना ताकि राजीनामा करवाया जा सके। सर समझौते का अगर कोई अवसर कोई उसमें अवसर जैसे आप जूनियर लॉ ऑफिसर है किसी डिपार्टमेंट में और आपके डिपार्टमेंट में 80 CPC का नोटिस आया। यस सर। कोई आदमी कहता है कि साहब मैं PWD के 2 लाख रुपए मांगता हूँ, मैंने सड़क बनाई थी। यस सर। तो ये जो नोटिस देते हैं 2 महीने का, इसका क्या पर्पस रहता है? सर समझौते का ही पर्पज रहता है ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी ना बढ़े और सेटलमेंट हो जाए। नहीं, जैसे आपको लगता है, आपने देखा वहाँ फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है आपने, उसमें आया कि साहब ये वास्तव में 2 लाख रुपए जेन्युइनली मांगता है, तो आप ऐसी नोटिंग बना देंगे कि हाँ इसको दे दी जाए, डिपार्टमेंट को इससे फ़ायदा है? सर ये सर अगर उससे वाकई में सर क्योंकि सर बाद में सूट फाइल करेगा और सर उससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अगर उसका दावा जो है जायज़ है तो सर उसके लिए हम बोलेंगे डिपार्टमेंट को कि इसे दिलवाया जाए। अच्छा, प्राइमा फेसी केस होता है ना टेम्पररी इंजेक्शन में? यस सर। तो इसका क्या मतलब होता है प्राइमा फेसी केस में? सर प्राइमा फेसी केस का मतलब है कि मतलब उसका ऐसा कोई अधिकार बन रहा है जो साक्ष्य लेकर तय किया जा सकता है। यस सर। और कौन सा सब्जेक्ट आपका ठीक है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा ठीक है, तैयार है? सर मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की, सारे जो लॉ के सब्जेक्ट है उसको एक प्रतियोगिता के जो लॉ की जो प्रतियोगिता है उनके पर्सपेक्टिव से मैंने जनरल एक तैयारी कोई की है। एक तो बता सकते हो ना, तो एक बता दो, एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में आप पूछो। सॉरी सर, मैंने कोई विशेष तैयारी किसी सब्जेक्ट। आर्टिकल 140 क्या है? सर आर्टिकल 140 में सर सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एंसिलरी पावर्स है। अगर उसको अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कुछ शक्तियां अगर अतिरिक्त जरूरत पड़े तो सर संसद द्वारा दी जा सकती है। जैसे आप जूनियर लॉ ऑफिसर एक डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया। यस सर। तो जो आपके पहले जूनियर लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट के साथ पेश नहीं किए। यस सर। तो आप उनको पेश कर सकते हो दोबारा बात की स्टेज में? जी सर, अगर वो मामले के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सर न्यायालय की अनुमति से सर हम उन्हें पेश करवा सकते हैं। कौन से प्रोविजन है, कोई CPC में है कोई प्रोविजन इसका डॉक्यूमेंट बाद में पेश करने का? जी सर है। सॉरी सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ अभी। अच्छा, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या होती है?
सर सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होती है जब सर लिखित कथन पेश करने के बाद मुजरा और प्रतिदावा से भिन्न अगर कोई कथन करता है तो सर उसे सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कहा जाता है। सर 30 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है। काउंटर क्लेम क्या होता है? सर काउंटर क्लेम होता है जितना वादी ने दावा किया है उससे ज़्यादा रकम का अगर कोई दावा प्रतिवादी करता है तो सर वो प्रतिदावा हो जाता है उसके ऊपर। उसमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है क्या उसको? सर प्रतिदावा में यस सर। अच्छा, जैसे आप जूनियर लॉ ऑफिसर हैं, यस सर। आपके डायरेक्टर ने आपको बुलाया कि मेरे ब्रदर की कार एक्सीडेंट में सीज हो गई, एक्सीडेंट के केस में, तो अभी कहाँ से छूटेगी? एसपी छोड़ेगा, कलेक्टर छोड़ेगा, कोर्ट छोड़ेगा? कार सीज हो गई एफआईआर Yes, दर्ज sir. होने के बाद। सर ये सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सर छोड़ी जाएगी ये सर। कौन से प्रावधान है जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे छोड़ना अलाउ करते हैं? सर 457 सीआरपीसी के तहत इसको छोड़ा जाएगा। हाँ, पूछो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है किसी केस में, क्रिमिनल केस में, यस सर। और चार्जशीट पेश कर दी है। अब कोई नया सब्सिक्वेंट फैक्ट आता है तो पुलिस को पावर है कि वो सब्सिक्वेंट फैक्ट को कोर्ट के सामने पेश करे। जी सर बिल्कुल पावर है। कौन सा प्रोविजन है? सर सेक्शन 173 क्लॉज 8 में सर तितंबा चालान जिसको कहते हैं सर उसके अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके सर वो पेश कर सकती है। कोर्ट को सब्सिक्वेंट फैक्ट चार्जशीट के बाद, चार्जशीट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद पेश कर दी, यस सर। तो कोर्ट बाउंड है उसको चार्जशीट को लेने के लिए, या कोर्ट लौटा सकती है कुछ कह करके पुलिस को कि वी विल नॉट टेक दिस चार्जशीट, और क्या कह के लौटा सकती है? सर लौटा नहीं सकती लेकिन उस पर अतिरिक्त अन्वेषण के लिए कोर्ट कह सकता है कि इस पर और अन्वेषण किया जाए। कोर्ट किसी पर्टिकुलर विषय के लिए अन्वेषण के लिए आज्ञा दे सकती है कि भाई ये अन्वेषण करिए कोई Yes, sir. पर्टिकुलर फैक्ट पर। यस सर। किस प्रोविजन के तहत? सर 156 सीआरपीसी के तहत। 156 CRPC। यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है उसमें प्रोविजन है, सजा का प्रावधान है वो 3 साल से ज़्यादा है। यस सर। अरेस्ट हो गया, चार्जशीट पेश नहीं हुई उसमें और बेल भी नहीं हुई, यस सर। तो बेल कब ले सकता है वो? सर क्योंकि वो 10 साल से कम का अपराध है तो सर अगर 60 दिन तक भी सर अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है तो सर वो जमानत का हकदार हो जाता है। कैसे? किस प्रोविजन के सर तहत? 167 सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत। एफआईआर कौन से सेक्शन में होगी? सर सेक्शन 154 क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 में। यस सर। तो एफआईआर को डिफाइन कर सकते हैं आप? यस सर। सर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी गई एक इत्तला जो कि लिखित या मौखिक हो सकती है और जिसकी वो राज्य सरकार द्वारा निहित उस पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। इतना कभी भी दी जा सकती है? सर संज्ञेय अपराध में दी जाती है। कभी भी दी जा सकती है? कितने? यस सर। कभी भी? Yes, आज sir. अपराध हुआ है तो इतना कभी भी दी जा सकती है? सर जब भी ज्ञान हुआ अगर जिस व्यक्ति को तो सर उसके द्वारा दी जाएगी। नहीं, कितने दिन बाद, कितने दिन तक दे सकते हैं? तुरंत देनी चाहिए या कभी कोई टाइम लिमिट है उसके लिए? सॉरी सर मेरे को रिमाइंड नहीं हो पा रहा। नहीं, आपने ये सर जो पूछ रहे हैं कि 154 में कहीं बता रखा है सीआरपीसी में कि कितने समय के भीतर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, ये पूछ रहे हैं सर। सॉरी सर। चलो मैं एक बात दूसरी तरह पूछता हूँ उसको। अपराध हुआ आज, यस सर। अपराध किसी की ज्ञान में भी है और अपराध की सूचना 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद हुई, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा केस पर? प्रोसिक्यूशन केस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सर विलम्ब का प्रभाव पड़ेगा अगर उसका पर्याप्त कारण जब तक नहीं दिया जाए कोर्ट को तो सर विपरीत प्रभाव पड़ता है सर केस पे। पड़ता है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। यस सर। सर कई जो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस पर डिसीजन भी आ रखे हैं। आप समझ में आ गई ना क्वेश्चन यस क्या था? सर। यस सर। कहना साहब शुभ नाम क्या है आपका?
सर पूजा कुंडलवाल। पूजा, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर मेरा नाम पूजा है और मैं राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे फादर एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है और काय के कॉन्ट्रैक्टर है? सर पेंट। अच्छा, पेंट के कॉन्ट्रैक्टर। यस सर। और सर मैं न्यायिक क्षेत्र में एक बेहतर करियर बनाना चाहती हूँ। तो कहीं से प्रेरणा मिली आपको, या अपने कैसे आपने लॉ फील्ड को क्यों चुना? सर मेरा जो परिवार है सर, राजस्थानी एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सर परिवार ने हमेशा मुझे अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की है। और सर जब बीकॉम के कर रही थी तो लास्ट ईयर में सर मेरे कई सीनियर्स जो थे सर लॉ में अपना करियर बना रहे थे और बहुत अच्छे से सफल भी हुए। सर उनसे मुझे प्रेरणा मिली और सर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। और क्योंकि सर दूसरा कारण सर लॉ में आने के बाद सर इसमें करियर की बहुत ही व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए सर। नहीं, आपका जुडिशरी में नहीं होता है तब आपका क्या करियर ऑप्शन क्या है आपके पास? सर अभी तो मेरा टारगेट यही है कि न्यायिक क्षेत्र में करियर बनाना है और सर इसके लिए मैं तब तक प्रयास करती रहूँगी जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। अच्छा पूजा, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। जी सर। और आपको ये पता है कि किसानों के लिए 3 नए कानून बने हैं। यस सर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में स्पेशली डाला गया है और स्पेशल नॉलेज मांगी गई है जूनियर ऑफिसर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये जो कानून बना है, क्या ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है? कंकरेंट का होना चाहिए या यूनियन लिस्ट का होना चाहिए तभी कानून बना सकती है इस पे संसद? तो क्या ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है? जी सर। नहीं, एग्रीकल्चर के बारे में पता है किस लिस्ट में आता है? यस सर। सर वैसे तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 17 और 18 एंट्री के तहत। हाँ। लेकिन सर जो ये केंद्र सरकार ने इस पर जो कानून बनाए हैं सर एंट्री 33 के तहत बनाए हैं, क्योंकि सर उसमें भी जो खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ वगैरह जो मतलब आइटम। आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर तो कानून नहीं बना सकती केंद्र सरकार? स्टेट लिस्ट के कानूनों पर, यस सर। स्टेट लिस्ट जो दे रखी है उस पर तो एब्सोल्यूट पावर स्टेट्स को होती है यस कानून सर। बनाने जी की। सर। और यूनियन लिस्ट पर एब्सोल्यूट पावर यूनियन की है। यस सर। कंकरेंट लिस्ट पर दोनों की है और जो पहले यस बना सर। दे। लेकिन अब चूंकि ये स्टेट लिस्ट का है जी सर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है? सर नहीं सर, स्टेट लिस्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए अच्छा। स्टेट कानून बना सकती है। तो सर केंद्र ने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशन वाले लॉ नहीं बनाया सर, ये पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, क्या विवाद है? इस विवाद के बारे में कुछ भी जानकारी? जी सर। सर जो पहला एक्ट है सर, इसमें एपीएमसी मंडीज़ का लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन सर इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक विकल्प दिया गया है कि आप एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। सर सेकंड जो एक्ट है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। सर किसानों को ये डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको जो प्राइस है सर वो फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो वस्तु महंगी हो गई, वो उत्पाद महंगा हो गया तो सर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली रेट ही मिलेगी। जबकि सर इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें एक प्राइस फिक्स कर रखी है उनके लिए। तो सर उनको एक अश्योरेंस मिल रखा है। सर तीसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें सर जो स्टॉक, चीज़ों का स्टॉक करने पर इसमें रोक लगाई गई है। क्योंकि सर पहले जो वस्तु अधिनियम था सर, उसके तहत मुनाफाखोरी की जाती थी सर, इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन सारा पढ़ के आए या मैं कहीं से पूछ सकता हूँ जो आपके सिलेबस में है? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल की बात करता हूँ। प्रीएम्बल स्पेशली आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, फंडामेंटल राइट्स से दे रखा है, लेकिन मैं प्रीएम्बल के संबंध में पूछना चाहता हूँ। प्रीएम्बल का क्या उपयोगिता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? सर जब संविधान में कभी ऐसा प्रोविज़न आता है कि उसमें उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता प्रोविज़न का, तो सर तब उद्देशिका की सहायता ली जाती है। जो प्रस्तावना है सर, ये इसकी सहायता ली जाती है, क्योंकि इसमें सर हर एक सिद्धांत और उद्देश्य
जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है सर वो इसमें दे रखा है। जैसे वो कहता है हम भारत के लोग भारत को कुछ बनाना चाहते हैं, तो जी वो सर। क्या चीज़ें हैं? सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य। अच्छा, इसके संबंध में आप ये भी बता सकते हैं कि क्या ये शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का भाग थी या अलग से जोड़ी गई, या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। सर इनरी बेरुबारी केस में ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान मतलब इसका अंग नहीं है संविधान का। लेकिन सर जो बाद में केस हुआ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है? जी सर। तो क्या सरकार चाहे तो उसमें एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, जी सर। उसको हटा सकती है? सर सरकार की ऐसी इच्छा होती है कि पंथ निरपेक्षता को हटा दिया जाना चाहिए, और क्यों न इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो क्या उस शब्द को हटाया जा सकता है? सर अगर सरकार कुछ करती है तो सर हमें वैसे तो सकारात्मक लेना चाहिए, लेकिन सर नहीं, मेरा सरकार को सारे राइट हैं। यस सर। नहीं, हमारे यहाँ सर्वोपरि क्या है? सर सर्वोपरि सर कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। सर इसके बारे में मेरा ये विचार है कि इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं हटा सकती है या नहीं हटा सकती, हम तो ये सर कहना हटा तो सकती है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? जी सर। सर जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत था सर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में इसको सर प्रतिपादित किया गया था। सर बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन। तो उसमें ये बताया था क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया जा सकता है? जी सर नहीं। नहीं किया जा उसमें सकता, तो पंथ निरपेक्षता हटा सकते हैं? सर आपके सामने ओपिनियन आएगी, सरकार कहेगी कि भाई आप जी सर। बताइए कि हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। आप एक लॉ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, वैसे इतने बड़े काम आपके सामने शुरू शुरू में नहीं आएंगे, सर। लेकिन मैं तो एक जनरल बात जानना चाहता हूँ, ऐसी बात आती है? जी सर उसको नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि नहीं, वो हमारी चाहिए नहीं। सर हाँ बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है वो। अच्छा, खैर, एक शब्द प्रयोग होता है इम्पीचमेंट, ये किसके लिए होता है? ओके सर। इम्पीचमेंट सर इम्पीचमेंट महाभियोग सर ये राष्ट्रपति के लिए, माननीय राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और जजेस के लिए? सर उनके लिए हटाना जो शब्द है रिमूवल, ये सब ये कहाँ है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? सर ये 124 क्लॉज 4 और 5 में। क्लॉज 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 123 क्या है, आर्टिकल 123? सर आर्टिकल 123 में माननीय राष्ट्रपति जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है उसके सामने कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो सर उस स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। एक चीज़ और बताओ कि जो टैक्स संबंधी प्रोविजंस हैं, अभी ये किसान कानून के संबंध में यस सर। ये इंडिपेंडेंट कर दिया सभी को कि आप चाहें तो अपनी स्टेट में लगाएं, चाहें तो ना लगाएं, सरकार ऐसा चाहती है, आपके ऊपर है। हमने किसानों के लिए कानून बना दिया, आप नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। जी सर। तो इसी तरह के प्रोविजंस व्यापार के संबंध में दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जी सर। तो कोई स्टेट ऐसा कर सकती है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में तो टैक्स ज़्यादा हो और यूपी में टैक्स कम हो, तो ऐसा कर सकती है कि कोई स्टेट इस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर? जी ये सर। कोई प्रोविजन है कहीं, आपको जानकारी है? सर मेरे विचार से ये आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में सर अगर राज्य चाहे तो जो केंद्र ने जो विद्यमान कानून है केंद्र का सर उसके अगेंस्ट में कोई लॉ ला सकती है, लेकिन सर वो उससे असंगत नहीं होना चाहिए बस, और उस पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई हो गवर्नर के साथ साथ। अच्छा, अभी आपने कहा कि मेरी फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली है, ये ट्रेडिशनल फैमिली क्या होती है, कैसी फैमिली इसको ट्रेडिशनल मानते हैं? सर मेरा ये विचार है कि इस संबंध में सर जैसे ज़्यादा जो है एजुकेशन में सर नहीं बढ़ने देना, मतलब नहीं बढ़ने देना, वो ट्रेडिशनल लोग हैं? सर
शुरुआत से मैंने ये देखा है बचपन से सर, इसीलिए मैं ये मानती हूँ। आप गांव से आते हैं या शहर से हैं? सर मैं मीना पालड़ी के एक ग्रामीण एरिया है सर। अच्छा। सर अब धीरे धीरे वो उसका विकास हो रहा है सर। तो यदि आपको अपने गांव के लोगों को लॉ की कोई शिक्षा देनी है तो कौन सी एजेंसी हैं जो इस तरह की सपोर्ट करती हैं? सर एजेंसी जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण वगैरह। हाँ। तो सर इनमें जो है सर मूट कोर्ट्स वगैरह होते हैं सर, इनके ज़रिए भी सर एक विधिक शिक्षा दी जा सकती है सर। बहुत सारे पैरालीगल मेडिकल जो सर्विसेज होती है सर, इनके द्वारा भी लीगल सर जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। लिटरेसी कैंप भी लगाते हैं। जी सर। ये मीना पालड़ी के सामने जो हाईवे, कौन सा नंबर का हाईवे? सर NH11। अच्छा, ये जो हाईवे पे टोल टैक्स लगते हैं, ये कौन से एक्ट में लगते हैं? सर टोल टैक्स सर, सॉरी सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का? सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस कौन कौन है इस टाइम? सर राजस्थान के राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं तो और सुप्रीम इस कोर्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस हैं, वो कौन कौन है? सॉरी सर। अच्छा, जयपुर में अभी मेट्रोपॉलिटन 1 और मेट्रोपॉलिटन 2 सेशन कोर्ट किया। जी सर। कौन है सेशन जज मेट्रोपॉलिटन 1 में? सर मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट में तो है श्रीमान उमाशंकर व्यास जी। हाँ। और सर मेट्रोपॉलिटन सेकंड में है श्रीमान आशुतोष मिश्रा जी। लीगल एड का काम कौन देखता है स्टेट में? राजस्थान हाई कोर्ट में लीगल एड का इंचार्ज कौन है? सॉरी सर। ठीक है। और सर पूछना है कुछ? तो मेरा ये कहना था सर, सजेशन भी अपन यही दे दें इसको। हाँ, ये आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अच्छी है, भाषा भी बहुत अच्छी भाषा है, भी बहुत अच्छी है, कमांड है आपका। बस पर थोड़ा गुमसुम टाइप नहीं है। थोड़ा सा मतलब किसी क्वेश्चन को एक्सपोजर भी अपना देना चाहिए। जैसे आप सही भी बता रहे हो, ऐसा भी नहीं लगे कि मतलब आपने बहुत ज्यादा गंभीरता ओढ़े रखी बहुत है, ज्यादा रख ऐसे लिया। जैसे पता नहीं ऐसा क्यों, कितना भार या है। ऐसे ही रहते हैं आप? तो थोड़ा फ्रीनेस हो, थोड़ा। बाकी आपकी तैयारी ठीक है, थोड़ा जन सामान्य ज्ञान का जो है ना चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज की डेप्थ ठीक लग रही है। डेप्थ ठीक है। लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी है। करंट अफेयर्स में अपने ये जरूर पूछा जाना है, किसानों का जो आंदोलन है इससे संबंधित अधिनियमों के, वो जानकारी आपकी ठीक है। जी सर। कोरोना से संबंधित सर ने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, वो अच्छे जवाब आपने उन्हें भी दिया। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं, बाकी प्रैक्टिस। नहीं, आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। हाँ प्राइमा फेसी तो नहीं लगता। ये सुन के आपको कैसा लेकिन ये लगा? बात फीलिंग आई ना अच्छी सी? हाँ, ऐसी अब जो feeling- मुस्कुराहट अब आ रही है ना, जी ऐसी रहनी चाहिए। ये बात अच्छी नहीं लगी। आप जजेस का नाम नहीं जानते। मतलब सुप्रीम क्या? कोर्ट में राजस्थान के जजेस हैं, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में ये बात अच्छी नहीं लगी। मतलब आपको लॉ की नॉलेज बड़ी अच्छी अच्छी है, है। लेकिन अभी जज साहब के नाम पूछे। चीफ जस्टिस सर वो तो ध्यान कर लिया था कि लेडीज जजेस कितनी है, मतलब फीमेल जजेस। नहीं, राजस्थान अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में राजस्थान के सर, हाँ, कौन से मुझे जज तो हैं पता है। उनका तो पता होगा। सर श्रीमान दलवीर भंडारी जी और ऑनरेबल जस्टिस लगाओ। अब हमेशा ही ऑनरेबल शब्द तो हाई कोर्ट के अब आदत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑनरेबल जजेस होते हैं। और पद्मावती और पद्मनी एक ही है। सर। हाँ नाम बता दिया था। सर। हाँ रानी पद्मिनी और पद्मावती दोनों एक है। और थोड़ा अपने ज्योतिबा फूले का भी कर लिए, इनकी किताबें भी है ज्योतिबा फूले की लिखी हुई है। किस फील्ड में काम करते थे ज्योतिबा फूले? सर ये राइटर थे ना? नहीं, कौन से फील्ड में काम किया इन्होंने? सर महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट। इन्होंने दलित महिलाओं की, दलित महिलाओं। खास तौर से दलित। कहाँ के थे रहने वाले? आप ज्योतिबा फूले में पढ़े हैं? महाराष्ट्र की। इनकी बुक है, 2-3 किताबें इन्होंने लिखी है ना। तो ये थोड़ा जैसे आपका जो बायोडेटा होता है ना, उसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं। जी सर। एक मैंने LLB के बाद सर DLL किया हुआ है, तो सर इसमें से क्या क्वेश्चन बनने की? मिनिमम वेजेस एक्ट का फॉर्मूला क्या है तय करना कि मिनिमम वेजेस एक्ट करते सर ये जो मिनिमम वेजेस वगैरह है ना सर, ये सब अभी मर्ज कर दिए
कर तो दिया मर्ज, लेकिन अभी देखते हैं ना मिनिमम वेजेस ये तय कर दिया, 400 रुपये कर दिया, 200 रुपये कर दिया। तो इसका क्या प्राइस इंडेक्स से कोई संबंध है या इसको कैसे तय करते हैं? सर इसका फॉर्मूला है। लॉकआउट और ले ऑफ क्या है? सर लॉकआउट तो सर उसमें उस कंडीशन में कोयले की कमी वगैरह जब हो जाती है सर, उस कंडीशन में नहीं, लॉकआउट लेबर करता है या सर नहीं मैनेजमेंट होता, नहीं करता होता। है? ये जो लेबर भागे थे इसमें कोरोना में, माइग्रेंट लेबर्स, तो इनकी पीड़ा का किस तरह समाधान कर सकते हो आप लेबर सर में डिप्लोमा ये किए इनका हो? पीढ़ी का समाधान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सर लेबर लॉ सस्पेंड कर दिए गए थे। नहीं, आपको ये पूछे कि आप ये किस तरह से इसको समाधान, क्या आगे भविष्य में किया जा सकता है जिससे कि माइग्रेंट लेबर की समस्या खत्म हो जाए? सर वो तो जैसे अर्थव्यवस्था अभी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, तो इस कंडीशन में सर लेबर लॉ इसलिए सस्पेंड किए गए थे ताकि अर्थव्यवस्था वापस इसमें नहीं, सस्पेंड करने का मतलब ये थोड़ी कि बेचारे पैदल जा रहे हैं उनकी कोई सहायता ही नहीं करे। उसके लिए प्रोविजंस होने चाहिए ना। सड़कों गांव में जाने लगे, शहर में जाने लगे, तो वहाँ रोक लिया तो ट्रेन की तरफ जाने लगे, वहाँ कट के मर गए। सर इसके लिए एक्ट तो बना हुआ है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का, हाँ, लेकिन सर अब वो भी मर्ज करके उसमें डाल दिया जो नए एक्ट बने नहीं, हैं। आप सजेस्ट क्या कर सकते हो? जो आपको पूछेंगे आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि लेबर का और इंडस्ट्री का डिमांड एंड सप्लाई की पॉलिसी होनी चाहिए, और उनका एक, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनका एक पोर्टल बनना चाहिए Yes, sir. जिसमें आपको पहले से एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब ये जैसे कोरोना, ये तो क्या प्राकृतिक आपदा हो गई, इसके पहले कब आई थी, कितने साल पहले आई थी ऐसी? 1920 के पहले आपने देखा हो कभी? 1820 में भी आई कोई, 1720 में भी कोई आई। इनको थोड़ा सा पढ़ लो एक बार कि इसके, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल पेंडेमिक और इस तरह का माहौल मतलब ये पहले भी है, ऐसे माहौल पहले कोरोना के अलावा मेरे समझ में बहुत इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए अपने को। रखनी चाहिए। कोरोना के जैसे 100 साल वर्क के फ्रॉम अनुभव में। होम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? जैसे आपके फादर चलो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता है, घर ही बैठा रहता है, या जो वर्क फ्रॉम होम इंजीनियर बच्चे कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, जैसे बच्चों पे क्या असर पड़ता है इसका? मेरी समझ में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि स्कूल नहीं जाता, गेम्स नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होता, चिड़चिड़ा हो जाता तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और एक सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि है ना, इसकी उपलब्धि क्या है कोरोना की? आदमी स्मार्ट मैनेजमेंट सीख गया, कम पैसे में कैसे काम चले और मैं कैसे अच्छा आदमी बन सकता हूँ। क्योंकि आप देखो कि जिसके पास रोटी नहीं थी, जिसकी थाली में, उसको रोटी दी ना किसी ने। कोरोना वॉरियर्स थे, खुद मर गए लेकिन उन्होंने बाकी समाज को बचाया। तो इसमें थोड़ा कोरोना पे कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्फेक्शन का क्या, जैसे मेरे हो रहा है, कोरोना हो गया मान लो, और मैंने यहाँ हाथ लगा दिया और फिर सर ने लगा दिया, तो इनके भी हो जाएगा। जैसे आप मार्केट जाते हो, मॉल में कोई सामान खरीदने, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? ये सावधानी रखनी है साहब, एक तो घर से लिस्ट बना के जाओ क्या क्या लेना है, हाथ धो के जाओ, मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइज होके जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कार्डलेस पेमेंट करो, है ना। तो ये जो जनरल चीज़ें है ना, बाकी लॉ तो मैं कह रहा हूँ आपने सेक्शन और सब सेक्शन याद किए हुए हैं। तो जब तक सब सेक्शन और सेक्शन नहीं पूछे ना, आप मत बताओ, एक मौका उसको दो, क्योंकि वो फिर उलझते चले जाओगे आप, वो उस पर भी क्वेश्चन हाँ। पूछेगा। और अगर मान लो नहीं आपने बताया सब सेक्शन या सेक्शन, तो वो एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि कौन सा सेक्शन है, तो आप बता सकते कोर्ट का एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया आपने? हाँ, कोर्ट का एक्सपीरियंस क्यों लेना नहीं किया? चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसका। 17 से एनरोलमेंट खाली आपने इसलिए कराएंगे कि एपीपी की परीक्षा देनी है, उसमें 2 साल जरूरी है। सर टाइम ही नहीं मिला। अब आरजेएस में भी 3 साल जरूरी होने के लिए बार काउंसिल ने लिख दिया। सर वो एलएलबी के साथ ही सर आपने तैयारी किया, चालू दोबारा कर दी किया थी। पहले। दोबारा कर रहे हो। कर रहे हो। सर ये 3 साल का फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है, अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बार काउंसिल इसमें सक्सेस हो पाएगी कि, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हाँ। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जी सर उन्होंने वहाँ उन्होंने 3 साल का कर दिया, उसके खिलाफ एक स्टूडेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल, आप इसके पक्ष में कुछ तर्क दे सकते हैं कि ये है, या इसके विपक्ष में कुछ तर्क दे सकते हैं कि नहीं बार काउंसिल असफल हो जाएगी, इसके पक्ष में तर्क है आप पे?
सर ये पूरी तरह से सही भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये गलत भी नहीं नहीं, है पूरी इसका। पूरी तरह सही नहीं है, ये बताओ ना। आप तो ये बताओ पूरी सही जब कैसे? 21 सर साल जो का टाइम पीरियड है सर 21 साल का लड़का, 22 साल का लड़का आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, तो फिर एक्सपीरियंस तो उसको आप 1 साल की ट्रेनिंग देते हो, जी सर ये फिर कोर्ट में काम सर करेगा, अगर वकील प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। एक्सपीरियंस वकालत के आपने 5 प्रोफेशन ईयर लॉ किया या 3 ईयर किया? 3 ईयर 3 ईयर किया। सर अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी रखना है तो सर 3 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, पीरियड बार है। काउंसिल ने सारे कोर्स में, लॉ के कोर्स में पहले नहीं होता था, अभी सारे कोर्स में मूट कोर्ट डाला हुआ है। वो प्रैक्टिस का हिस्सा है। जब मूट कोर्ट आपने ही डाला है तो आप फिर एक्सपीरियंस एडिशनल कैसे कर सकते हैं? उससे सीख ही जाएगा। अप्रेंटिस डाली हुई है आपने। ठीक है सर। हर साल में आपको 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने की अप्रेंटिस दी हुई है, तो 5 साल में 10 महीने हो गए, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा कोर्ट विजिट्स दे रखी हैं, ये सिलेबस का हिस्सा है। जी सर। तो बार काउंसिल को ये सुप्रीम कोर्ट में साबित करने में दिक्कत आएगी। अच्छा, पहले इन्होंने किया था 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द कर दिया था, तो बनेगा नहीं, बार काउंसिल जीत नहीं पाएगी उसमें। तो सर ये तर्क दिए जा सकते हैं बार- दिए जाएंगे। लेकिन ये वकालत के प्रोफेशन के सम्मान के लिए आवश्यक है। बार काउंसिल ने एक तर्क ये दिया कि साहब ये जो भी एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो, लेकिन ये मैन टू मैन डिफर करता है। कई बार सर फिर 10 साल के वकील भी अगर अनसक्सेसफुल पूछा हो जाते हैं। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉपर तो अलग मैंने बात है बताया सर। ना, ये आंसर तो होने चाहिए, तर्क हैं। और जो बात कही गई है, जैसे बार काउंसिल का प्रेस रिलीज आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये समझते नहीं हैं, एडवोकेट्स के साथ अच्छे भावनाएं व्यवहार नहीं नहीं समझते, करते, भावनाएं नहीं समझते, वो गलत है। ये व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में है। भावनाएं समझना ना समझना, एक एडवोकेट भी हो सकता है जो भावना ना समझे लिटिगेंट्स की, और एक जज भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि जजेस के साथ बैठाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग है, एक ACJM के CJM के साथ 2 स्टूडेंट नए बैठे रहते हैं, और वो 6-8 महीने तक देखते रहते हैं कि जज साहब कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो वहाँ मिल रहा है ना, क्योंकि उसे एडवोकेट के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जज के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिसमें वो 1.5 साल दे रहा है। इसके अलावा मूट कोर्ट दे रहा है, इसके अलावा कोर्ट विजिट कर रहा है, अप्रेंटिस कर रहा है, तो वो हिस्सा आ गया ना प्रैक्टिस का। तो कोई एडिशनल ज़रूरत नहीं है। IAS है, एग्रीकल्चर की जो कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू की जो कोर्ट्स हैं, उनमें उनको जाते हैं। संभालते हैं। उनके पास तो लॉ भी नहीं होती, लॉ भी वो ट्रेनिंग में पढ़ते हैं। और जैसे मेट्रो है, मेट्रो में पुलिस के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स पहुंच जाती हैं, और उनके पास वो भी छोटी सी कोर्ट होती है, उन्हें भी संभालते हैं, तो वहाँ उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर इंटरव्यू में एक काला कोट है ना, ये मेरी समझ नहीं पहन के जाओ तो ज़्यादा ठीक है, वरना तो क्या वो एडवोकेसी में सब आप एडवोकेट कोर्ट में तो जाते ही नहीं। इसमें क्या है, आपके लिए फिक्स नहीं किया हुआ। RJS में तो क्या कर दिया उन्होंने, इसी साल किया सर वो। अच्छा। हाँ, आप जब इंटरव्यू ले रहे थे पिछले ड्रेस बैच फिक्स की में, थी। उन्होंने ड्रेस फिक्स कर दी थी। इसमें तो फिक्स नहीं है, तो इसमें जो आपको स्वेच्छा है, इसमें कोई फिक्स ड्रेस तो की नहीं, तो आपकी इच्छा है वो पहने। वरना क्या, जैसे आपने कह दिया ना मैं कोर्ट नहीं गई, तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि आप कोर्ट नहीं गए तो काला कोट कैसे पहन के आए। सर ये तो हर जुडिशरी के एग्जाम के लिए मतलब नहीं, आपको जूनियर लॉ ऑफिसर को बैठ जुडिशरी का एग्जाम आना है, मजिस्ट्रेट को तो बैठना भी यूनिफॉर्म में बैठना है। जेलों की कोई ड्रेस प्रिस्क्राइब नहीं है। ये तो एक अनावश्यक 4 क्वेश्चन और पैदा हो गए। हाँ। आइए वकील साहब, बसों की एडवोकेट वाला ग्रुप मिलता है। कोर्ट का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे ना वो। और इसमें अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ये मैं पूरा तो आपकी, वो आपकी स्वेच्छा की बात है। पर जैसे आप थोड़ा वो है ना नॉर्मल, वैसे नॉर्मल आप इसी जो अभी अंदाज है उसी अंदाज में दें। अभी उससे पहले जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तब आप घबराए हुए थे, जवाब अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खिंचाव था। वो खिंचाव नहीं रहना चाहिए। और जो अभी स्थिति है वो बहुत अच्छी है इसी स्थिति में, और मेमोरी बेस्ड चीज़ें अच्छे से तैयार की हुई हैं आपने, और कंसेप्चुअल भी ठीक है। थोड़ा जीके, थोड़ा जयपुर सरदार कहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जयपुर के संबंध में थोड़ा पढ़ लें। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के कितने जजेस हैं,
ये पता नहीं होना और उनके नाम पता नहीं होना, इसे नहीं प्रूव करेंगे ये बोल सकता है, क्योंकि अपना इस लीगल फील्ड के लोग हैं। लीगल फील्ड का होगा है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रस्तोगी जी, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी जी, पता होना चाहिए। मतलब इसकी उम्मीद करता है कि राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है, एडवोकेट जनरल कौन